कृषि दर्शन देखैया छत्तीसगढ़ के मयारू किसान भाई बहनी हो, जय जोहार, राम राम। संगवारी हो, खेती किसानी के बूता के बात ला हमन बताथन हमर ये कार्यक्रम के माध्यम ले। और संगवारी हो, आप मन जानता हो कि छत्तीसगढ़ में परंपरा के रूप से बहुत से खेती होते, लेकिन छत्तीसगढ़ के प्रदेश के जो मुख्य खेती है ओकर से हट के भी यदि हमन खेती शुरू करन तो बहुत अच्छा लाभ हमन ला मिल सकत है। काबर कि अब छत्तीसगढ़ में बहुत से संभावना है, भरपूर मात्रा में खेती के भी उचित मात्रा में संभावना माने जाते। संगवारी में बात कर रहा हूँ, यदि औषधि गुणों से भरपूर हमर खेती के तो बहुत से औषधि पौधा है। और यदि मैं पान के बात कर रहा हूँ संगवारी हो, तो आप मन सब जानता हो और पान के कतेक औषधि गुण है एला आप मन भी जानत हो। और नान जब रहन तो खांसी हो जाए तो ओकर बंगला पान के डिटरल खवावे। और बंगला पान होए चाहे मीठा पत्ती होए, कपरी पान हो, खाए से जो पाचन क्रिया है ओकर जो लार निकलते संगवारी ओकर से पाचन क्रिया बहुत अच्छा होते, शरीर बर अच्छा होते इसे माने जाते। विटामिन ए से भरपूर माने जाते पान ला, तो औषधि गुणों से भरपूर हवे एकर। लेकिन एकर खेती करे से हमन ला लाभ मिल सकत है का? हमर छत्तीसगढ़ में संभावना है का? और भारत देश के हम बात करन संगवारी हो, तो भारत देश में अलग अलग राज्य में पान के खेती होते। और कलकत्ता है, और जैसे केरल ला हम बात करन तो केरल में प्रथम स्थान माने जाते संगवारी हो पान के खेती बर। और छत्तीसगढ़ में जैसे हम बात करन एकर संभावना के, तो हमारे वैज्ञानिक मन बताही आप मन ला कि कतेक संभावना है पान के खेती से और हमन कहाँ कहाँ एकर खेती कर सकत हन। तो संगवारी हो, चर्चा ला शुरू कराओ, ओकर पहली आप मन बर कुछ खास है ओला देखो। प्रकृति गजब की ताकत है इसमें। बारिश की रिमझिम फुहारों को ही लीजिए, जब सही समय पर मिट्टी पर गिरें तो खेतों में किसान की मेहनत रंग लाती है। लेकिन वही बारिश बेमौसम हो जाए तो फिर तबाही का मंजर दिखाती है। लेकिन क्यों रहे किसान के घर की खुशियां प्रकृति पर निर्भर, जब बन सकता है वो आत्मनिर्भर। किसानों को प्राकृतिक आपदाओं की वजह से फसली नुकसान होने की स्थिति को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की घोषणा की। इस बीमा योजना का उद्देश्य विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं जैसे ओले गिरना, जल भराव, बाढ़ का आना, बादल फटना, प्राकृतिक रूप से आग लग जाना, भूस्खलन, चक्रवाती तूफान, बेमौसम बारिश, फसल की बीमारियां, आकाशीय बिजली, कीटों के हमले वगैरह से होने वाले नुकसान की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस बीमा योजना के अंतर्गत फसल की विभिन्न अवस्थाओं को शामिल किया गया है, यानी पूरे फसल चक्र का सुरक्षा कवच। जिस दिन फसल काटकर खेत में सुखाने के लिए फैलाई, उसके अगले ही दिन मूसलाधार बारिश हो गई, सारी उपज बर्बाद हो गई। लेकिन ये तो अच्छा था कि मैंने फसल का बीमा करा रखा था, मैं नुकसान से बच गया और क्लेम की रकम भी मुझे आसानी से मिल गई। सारा भुगतान मेरे बैंक अकाउंट में हो गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बहुत ही लाभकारी है और इसकी प्रक्रिया बहुत ही सरल है। पहली बात तो ये समझिए कि अगर आप अधिसूचित फसलों की खेती करने वाले किसान हैं, तो आप फसल बीमा के लिए पात्र हैं। इसमें काश्तकार किसान और बटाईदार सहित सभी किसान शामिल हैं। अनाज, दलहन, तिलहन और कुछ वार्षिक वाणिज्यिक फसलों को PMFBY के अंतर्गत कवर किया जाता है। ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी और कामयाब फसल बीमा योजना है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के अलावा 18 बीमा कंपनियां, 540 बैंक तथा 45,000 जन सेवा केंद्र प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को किसानों तक पहुंचाने में कार्यरत हैं। इस योजना में प्रीमियम कम होने के कारण सभी स्तर के किसान इसका लाभ ले सकते हैं। खरीफ फसलों के लिए बीमित राशि का 2% प्रीमियम, रबी फसलों के लिए बीमित राशि का 1.5% प्रीमियम और बागवानी एवं वाणिज्यिक फसलों के लिए 5% प्रीमियम है।
किसानों के लिए ये योजना कितनी लाभदायक है, इस बात का अंदाजा इससे ही लगाया जा सकता है कि 2016 में योजना की शुरुआत के बाद पहले 3 सालों में किसानों ने प्रीमियम के रूप में 13,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया, जबकि अब तक फसलों के नुकसान के क्लेम के रूप में उन्हें 60,000 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। यानी जमा राशि के मुकाबले 4.5 गुना अधिक राशि दावों के रूप में प्राप्त हो चुकी है। अब तक हर साल खरीफ और रबी के मौसम के दौरान 5 करोड़ से भी अधिक किसान इस योजना से जुड़े हैं। 2020 के लिए बीमा कराने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पंजीकरण की कट ऑफ तिथि हर राज्य में अलग अलग तय होती है। अपने क्षेत्रों या गांवों की अधिसूचित फसलों की सूची, बीमित राशि एवं कट ऑफ तिथि की अधिक जानकारी के लिए आप निकटतम कृषि अधिकारी, जन सेवा केंद्र एवं बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से संपर्क करें। www.pmfby.gov.in पर लॉगिन करके या फसल बीमा ऐप क्रॉप इंश्योरेंस ऐप का उपयोग करके अपनी फसल के नामांकन के लिए आवेदन किया जा सकता है। नामांकन के लिए इन दस्तावेजों की जरूरत होती है: नवीनतम आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक खाता विवरण, भू अभिलेख दस्तावेज जिसमें जमीन के कागजात और राज्य सरकार द्वारा निर्देशित कोई भी अन्य दस्तावेज। कैसे मिलेगा फसल नुकसान होने पर दावे का भुगतान? PMFBY योजना में बीजों की बुआई से लेकर फसल कटाई के बाद सुखाने के उद्देश्य से खेतों में 14 दिनों तक फैलाई जाने वाली फसलों के पूरे फसल चक्र के दौरान जोखिम के कवर को प्रदान करता है। स्थानीय आपदा के कारण या अगर फसल कटाई के बाद बीमित फसलों को प्राकृतिक आपदा से नुकसान होता है तो बीमित किसान को 72 घंटे के भीतर इसकी सूचना बीमा कंपनी, बैंक या फिर राज्य सरकार के अधिकारियों या बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर पर देना आवश्यक है। जोखिमों में उपज हानि का आकलन फसल कटाई प्रयोगों के आधार पर किया जाता है। आपदा के कारण हुए नुकसान पर किसान को बीमा कंपनी द्वारा क्लेम राशि का उचित भुगतान मिलता है। क्लेम राशि का भुगतान सीधे किसान के बैंक खाते में किया जाता है। शिकायत निवारण के लिए किसान बीमा कंपनी, निकटतम बैंक शाखा या ब्लॉक या जिला कृषि कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। वो अपनी शिकायतों के लिए जिला और राज्य स्तरीय शिकायत निवारण समिति तक भी पहुंच सकते हैं। दरअसल पहले सभी ऋणी किसान जो बैंकों या वित्तीय संस्थानों से मौसमी कृषि ऋण या KCC का लाभ उठा रहे थे, उन्हें अनिवार्य रूप से इस योजना में शामिल किया जाता था। लेकिन फरवरी 2020 में किसानों के हित में नामांकन प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव करते हुए अब इस योजना को सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक कर दिया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों को उनकी मेहनत से उगाई फसल को सुरक्षित करके देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अहम कदम साबित हो रही है। जब किसान बढ़ेगा प्रकृति निर्भरता से आत्मनिर्भरता की ओर, तभी तो बनता है आत्मनिर्भर राष्ट्र। तो संगवारी हो, संदेश के बाद आवो चलन हमर कृषि दर्शन कार्यक्रम ला शुरू करन। और आज के हमार विषय है पान के वैज्ञानिक खेती कैसे करे जाए। हमर तीर विशेषज्ञ के रूप में आप मन से चर्चा करवा हूँ इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक डॉक्टर घनश्याम साहू जी। तो संगवारी हो, साहू जी से ही पहली बार मैं पूछना चाहता हूँ आप मन ढहल ले कि छत्तीसगढ़ में पान के खेती की संभावना है जलवायु के हिसाब से, तो अगर माटी कैसे होना चाहिए, और भारतवर्ष के हम बात करन तो एक जानकारी भी हमला मिलना चाहिए कि कहाँ कहाँ भारतवर्ष में पान के वैज्ञानिक खेती होवत है और छत्तीसगढ़ में एकर कतेक संभावना है, एकर तैयारी हम कैसे करन। आओ घनश्याम साहू जी का कहा थे ये प्रश्न के उत्तर देवत है, देखो सुनो। भारतवर्ष में पान की खेती जहाँ पर समुद्री क्षेत्र है, और समुद्री क्षेत्र में जैसे नारियल है, सुपारी है, इलायची है, इन पौधों के बीच में पान की खेती की जाती है। अब बात आती है पहाड़ी क्षेत्रों में, जैसे आसाम है, गुवाहाटी है, शिमला है, इन क्षेत्रों में पहाड़ी क्षेत्र है और इनके साथ साथ पहाड़ की जो वृक्ष हैं उनके बीच में पान की खेती की जाती है। अब बचता है मध्य भारत का क्षेत्र, जिसमें उत्तर प्रदेश,
महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में बरेजों की सहायता से पान की खेती की जाती है। बात आती है किसान भाइयों की, बरेजा बड़ा छोटा सा और सस्ता तकनीक है और इसको हम लोग तो जैसे संरक्षित में बात करते हैं तो शेड नेट में पान की खेती भी किसान भाई कर सकते हैं। और जो किसान भाई शेड नेट में पान की खेती नहीं कर पा रहे हैं वो सनहेम्स या ढेचा, सन की पट्टी का घरौंदा बना दे, बांस का घरौंदा बना दे। मतलब इसलिए कि चूँकि नमी और जलवायु पान की फसल के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मध्य भारत में जब पान की खेती करें किसान भाई तो निरंतर नमी बनी रहनी चाहिए और जलवायु में हम 35 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 28 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान नित्यांत आवश्यक होता है। और बरेजा इसलिए बनाए जाते हैं कि नमी बनी रहे और साथ में लू से इस फसल को बचाई जा सके। तो नमी और जलवायु में यही दो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिसमें पान की खेती को किसान भाई कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा किसान भाइयों कि केरल में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में और वैसे पहाड़ी क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश में, गुवाहाटी में, शिलांग में, सिक्किम में बहुत आयात में पान की खेती की जाती है और प्रथम स्थान पर केरल है, द्वितीय स्थान पर तमिलनाडु है। लेकिन कलकत्ता जैसे क्षेत्रों में भी पान की खेती बहुत अच्छे से हो रही है। हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में भी पान की खेती बहुत अच्छी हो रही है। और उड़ीसा चूँकि समुद्री एरिया भी उड़ीसा में है और वहाँ पर तो कैशियो नट जो आपका काजू का पौधा है उसके बीच में भी अंतर सेशन के लिए पान की खेती किसान भाई करते हैं। और सबसे मज़े की बात यह है कि पान में बहुत ज़्यादा औषधि महत्व है। पान मुख शुद्धि के लिए उपयुक्त है। पान में कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और विटामिन ए की प्रचुर मात्रा है और पान पूरी तरह हरी रहती है, इसलिए इसमें क्लोरोफिल पिगमेंट की भी बहुत अधिक मात्रा है और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। इसके पाचन तंत्र के लिए पान बहुत ही अच्छा माना जाता है। और साथ में पान के डंठल, अगर कहीं पुराने घाव हो तो पान के डंठल को पीसकर अगर उस घाव में लगाते हैं तो घाव भी पूर्णतः ठीक हो जाता है। तो पान बहुत उपयोगी है और सुपारी और इलायची के साथ पान खाने से सेहत बहुत अच्छा रहता है और पाचन तंत्र बहुत अच्छा रहता है। और इससे सना हुआ लार अगर लेते हैं तो गले की खराश भी ठीक होती है। इस तरीके से पान की उपयोगिता किसान भाइयों के साथ साथ भारतीय अर्थव्यवस्था में है। किस्म के बारे में यदि हम चयन करना है, छत्तीसगढ़ में अगर खेती की संभावना है तो कौन कौन सा किस्म के हमन चयन करन, ओकर बुआई के विधि कैसे होना चाहिए, ओकर गुणवत्ता का है, ये सब बात ला मैं पूछा था डॉक्टर घनश्याम साहू जी से। का कहा थे आओ देखन। ये बड़ा अच्छा पान में देख रहे होंगे किसान भाइयों कि जहाँ जहाँ पान की पत्ती निकली है वहाँ वहाँ जड़ें निकली हुई है। तो पान की जो बिजाई या कटिंग बड़ा आसानी से कह दीजिए कि 1 फीट पान की कटिंग लेते हैं तो 5 से 6 जड़ें किसान भाइयों को मिल जाता है। अधिक उत्पादन लेना है तो किसान भाई कंजूसी ना करे। कहने का मतलब ये है कि एक जड़ वाली पौध को लगाने से जड़ का बढ़वार कम होता है, इसलिए अधिक उत्पादन लेनी है तो कम से कम 5 जड़ वाली शाख को लगाएं। जितना ज़्यादा जड़ रहेगा, जैसे ये जड़ निकला है, ये जड़ निकला है, ये जड़ निकला है, ये जड़ निकला है, अब इसको इस तरीके से लंबाई में लगा दे किसान भाई। और साथ में छत्तीसगढ़ प्रदेश में जो पेरूसी कहते हैं और हम लोग हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं पैडीएस्टा, पुआल या भूसा मिला के अगर लगाते हैं तो यहाँ पर ज़मीन की होलोसिटी मतलब कह दीजिए कि ज़मीन में पोरस आता है या अच्छा हो जाता है, ज़मीन में खुला खुलापन रहता है और पान की वृद्धि बहुत अच्छी होती है। तो किसान भाइयों, पान की जब खेती करें तो 5 जड़ वाली गांठे को ही लगाएं और इस तरीके से लंबाई में लगाएं और साथ में पैडीएस्टा से ढके। दूसरी विधि ऐसी है कि गोल राउंडेड, किसान भाई लोग को अधिक ज़्यादा उत्पादन लेना रहता है तो 4-5 पान की डंठलों को इस तरीके से गोल करके, ताकि जितनी ज़्यादा जड़ हो उतना ज़्यादा उत्पादन इसमें ली जाती है। तो बहुत सारे किसान भाई इस तरीके से लगा देते हैं। और उसके बाद चूँकि किस्मों का जिक्र करना बहुत ज़रूरी है तो किस्मों में कलकतिया जो किस्म है वो बहुत अच्छा है, कपरी जो किस्म है बहुत अच्छी है, बंगला और मीठी पत्ती और बनारसी, ये जो किस्म है वो भारतवर्ष में, संपूर्ण भारतवर्ष में लगाई जाती है। तो ध्यान रखेंगे किसान भाइयों, कलकतिया, बनारसी, कपरी, बंगला और मीठी पत्ती,
ये संपूर्ण भारतवर्ष में लगाई जाती है। तो इन किस्मों को किसान भाई लगा सकते हैं। जब किसान भाई बीज रोपण करें तो विशेष ध्यान रखें इसको, चूँकि फफूंद जनित बीमारी डंठल से दूसरे पौधे में या नए खेत में ना चले जाए, तो इस डंठल का उपचार करना बहुत आवश्यक है। किसान भाई याद रखना, फफूंद जनित उपचार के लिए 1 किलो नीला थोथा, 1 किलो बिना बुझा हुआ चूना और 10 लीटर पानी। और बताते हैं कि धान, पान और केला ये सब पानी के चेला, तो इसमें नमी का बहुत ज़्यादा विशेष महत्व है। अब संगवारी हो एक ठन विराम के हमला बेरा हो गए तो आप मन देखा एक खास संदेश। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। क्षेत्र के हिसाब से जल प्रबंधन के महत्व है और खाद के प्रबंधन हम कैसे करन। आओ डॉक्टर घनश्याम साहू जी आप मतलब बतावत है संगी हो, ध्यान ले देखो सुनो। यूँ तो भारतवर्ष में जैसे पहाड़ी क्षेत्र है, तो पहाड़ी क्षेत्र में चूँकि जल का रिसाव ऊपर से नीचे की ओर होता है, तो जब पहाड़ी क्षेत्र में किसान भाई पहाड़ों में और साथ में पहाड़ के नीचे जैसे हिमाचल में कुल्लू वैली में किसान भाई जब लगाते हैं तो बर्फ़ पिघलते पिघलते पानी नीचे की ओर आता है और पानी देने की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए कि नमी और पानी एक दूसरे के पूरक हैं और उन प्रदेशों में ठंड वैसे भी रहती है तो पानी की आवश्यकता उन प्रदेशों में नहीं होती। दूसरी बात आती है कि जैसे भारतवर्ष के जो समुद्री क्षेत्र है, जिसमें आपका गुजरात का क्षेत्र है, तमिलनाडु का क्षेत्र है, कर्नाटका का क्षेत्र है, वहाँ पर समुद्री क्षेत्र से भी लहरें चलती है, हवाएं अच्छी चलती है, तो वहाँ भी किसान भाइयों को 10 दिन में एक बार पानी देने की आवश्यकता होती है। लेकिन मध्य भारत में जैसे उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है और उड़ीसा का जो आपका तटीय क्षेत्र को छोड़ के जो क्षेत्र है, वहाँ पर 3 बार पानी देना प्रतिदिन आवश्यक है, मार्च, अप्रैल और मई में। इसको ज़रूर किसान भाई ध्यान रखें
कि सुबह एक बार पानी चला दें, 2 बजे के आसपास पानी चला दें और संध्या के समय हल्का पानी चला दें। बाकी समय चूँकि बारिश के मौसम में संपूर्ण भारत में जब मानसून रहता है तो बारिशें होती है, उस समय तो किसान भाइयों को ये भी ध्यान रखना होगा कि जलभराव की स्थिति पान के खेत में ना हो। जलभराव की स्थिति संरक्षित वातावरण में, जैसे अपन देख रहे हैं यहाँ पे शेड नेट में पान की खेती हो रही है, तो यहाँ पर जलभराव की स्थिति नहीं होनी चाहिए और इस तरीके से पानी का प्रबंधन किसान भाइयों को करना चाहिए। और इसी में मैं खाद के प्रबंधन के बारे में बताना चाहूँगा। बड़ा विचित्र है, बाकी पौधों में खाद की जो मात्रा है उसमें कह दीजिए कि बहुत ज़्यादा खाद की मात्रा लगती है, लेकिन पान एक ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम लोग डायरेक्ट ईटिंग करते हैं, मतलब पान की पत्ती को सीधा खाते हैं। तो हम लोग तो रेफरेंसेस में ये भी देखे हैं कि अगर पान की पत्ती में किसान भाई लोग केचुआ की खाद डाल दे या धान की लुगदी को भी अगर छिड़क देते हैं तो पान की पत्तियों के लिए खाद डालने की आवश्यकता नहीं होती। अब बात आती है कि जैसे कम उपजाऊ वाली ज़मीन में जब पान की खेती करते हैं, मतलब भाटा, मटासी, डोरसा, कनार के अलावा अगर लेटराइट सॉइल में भी अगर पान की खेती करते हैं, तब किसान भाई याद रखना 80 किलो यूरिया, मात्र और मात्र 14 किलो सिंगल सुपर फास्फेट और मात्र 50 किलो मुरेट ऑफ पोटास की मात्रा किसान भाइयों को प्रति हेक्टेयर की दर से लगती है। और एक चीज़ और ध्यान रखना किसान भाइयों, इसमें खाद से ज़्यादा आवश्यक होता है यदि किसान भाई सरसों की खली, तिल की खली, नीम की खली और करंज की खली मात्र 2 टन अगर किसान भाई 2.5 एकड़ में छिड़क देते हैं तो रासायनिक खाद डालने की आवश्यकता नहीं होती। और पान एक ऐसी फसल है जो बिना रासायनिक खाद के किसान भाई कर सकते हैं और ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दे सकते हैं। रोग राई है, बीमारी है, कीड़ा मकोड़ा है, सड़न गलन के रोग है, बहुत से प्रकार की यदि समस्या आते पान में तो ओकर जानकारी आप मन ला होना चाहिए और पहचान होना चाहिए कि समस्या का आते और पहचान होए के बाद ओकर निराकरण यानी उपाय कैसे हम करन जेकर से हमर फसल है पान के खेती है बाँच सके। तो आवो संगवारी हो, रोग राई कीड़ा मकोड़ा के पहचान ओकर निदान कैसे करन ये संबंध में का बतावत है, आवो जानकारी लेथन। जब आप फसल तो लगा लेते हो, लेकिन जो प्राकृतिक शत्रु है इसको मैं 3 भागों में बांटता हूँ। एक फफूंद जनित बीमारी, दूसरा जीवाणु जनित बीमारी और तीसरा है कीट। फफूंद जनित बीमारी में किसान भाई हो तना गलन, जड़ गलन, पत्ती गलन, ये तीनों फफूंद से ही होता है। इसके अलावा किसान भाइयों पत्तियों का ब्लाइट एक फफूंद जनित बीमारी, तो ये 4 बीमारी फफूंद जनित है। और जीवाणु जनित में याद रखेंगे किसान भाइयों, जीवाणु जनित में जो ब्लास्ट होता है इसमें मतलब पत्तियों में पत्ती धब्बा रोग होता है, ये बहुत ही हानिकारक होता है। और तीसरी जो है जो इंसेक्ट है इसमें याद रखेंगे किसान भाइयों बीटल वाइन बग बहुत ही हानिकारक कीड़ा है, ध्यान रखना बीटल वाइन बग। और दूसरा है वाइट फ्लाई और तीसरा है नेमाटोड। ये 3 कीड़े बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। अब इसके नियंत्रण के बारे में बहुत ज़रूरी है किसान भाइयों कि आपको ध्यान रखना होगा। जब फफूंद जनित बीमारी हो किसान भाई तब आप बोर्डो पेस्ट, जिसको मैंने पहले बताया, 1 भाग चूना, 1 भाग नीला थोथा और 10 लीटर पानी, बोर्डो पेस्ट का बराबर अगर छिड़काव करते हैं फफूंद जनित 3-4 बीमारियां नहीं होगी। अब जीवाणु जनित बीमारी के लिए स्टेप्टोसाइक्लिन नाम का दवा आप किसान भाई ध्यान रखेंगे। स्टेप्टोसाइक्लिन नाम के दवा का हर 15 दिन में अगर स्प्रे करते हैं तो जीवाणु जनित जो पत्ती धब्बा रोग है उससे आप बच सकते हैं। तो संगवारी हो अवैया बेरा फिर आप मन संग गोट बात करे बराबो। तब तक अभी के जो चलत है स्थिति है कोरोना वायरस से सब जूझत है संगवारी हो, तो अपन सुरक्षा भी रखो और दूसर संगवारी मन ला सरकार के जो गाइडलाइन है सुरक्षा कैसे कैसे अपनाना है, साफ सफाई रखना है, ये बात के ध्यान देव संगवारी हो। यही शुभकामना के संग अपन ही संगिल देव विदा। जय जोहार, राम राम।